हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और ऑप्शन डी में दिया गया छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात कंपनी कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो सबसे पहला लौह इस्पात उत्पादक जो उद्योग है वह है कौन सा, तो ये है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्गों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि गंडक परियोजना है, यानी गंडक परियोजना जो है वो किस नगर में पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है और गंडक एक नदी का नाम है जो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे बेतिया जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर आता है और यहाँ पे मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है, जहाँ से हम खुद बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। और इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। उसके बाद में दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था ये सन 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। तो दूसरे महायुद्ध के बाद अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे यूरोपीय संघ एक ऐसी संस्था है जिसका उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग एक समाज सुधारक थे, इन्हीं के माध्यम से कहा गया था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि भारत में मतदाता यानी मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में अभी संघीय तथा संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों संघ राज की जो विशेषता नहीं है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि इकहरी शासन जो व्यवस्था है ये संघ राज की विशेषता नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। और एक और चीज याद रखिएगा, पंचायती राज संस्था की जो शुरुआत है वो सबसे पहले राजस्थान से हुई थी और कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी।
उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 11 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के एक जगदीशपुर के जमींदार थे जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, जिसे वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यदि आएगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बाबू कुंवर सिंह अर्थात वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण क्रांति का बात किया जाएगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब डॉक्टर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वह है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन पटना। उसके बाद में पूछा जाता है कि पटना में जो चिड़ियाघर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना नगर में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति से लिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम किया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसी मुद्दे पर लोकतंत्र जो है वो सफलता पाई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला जो इस्तेमाल है, पहला जो यूज है वो रूस में किया गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों बोल्शेविक जो क्रांति है वो नवंबर 1917 में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम सभी बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। लेनिन के द्वारा एक नई आर्थिक नीति भी अपनाई गई थी, जो सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो दोस्तों इसकी मृत्यु सन 1923 ईस्वी में हो गई थी। कितने छात्रों छात्राओं को लगता है कि लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुई थी? आप कमेंट में जाकर इसे जरूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 17 को देखिए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पे 22 मार्चों की बात करें तो 22 मार्च को पूरे बिहार में बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि वैश्वीकरण के कितने अंग है। दोस्तों याद रखिएगा, वैश्वीकरण के कुल 5 अंग है। बहुत सारे बुक में आपको 3 अंग देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब 5 अंग होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 को देखिए कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। तो यहाँ पे गैर सरकारी सेवा की बात करेंगे तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सैन्य सेवा तो सरकारी सेवा है, वित्त सेवा भी सरकारी सेवा है, रेल सेवा भी सरकारी सेवा है, लेकिन मॉल सेवा एक ऐसा सेवा है जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यही कारण है कि ऐसे सेवा को गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को देखिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो फिर दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो वित्तीय राजधानी है ना, ये मुंबई शहर को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 में क्या कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, जिनका नाम क्या था, तो वास्को डी गामा था।
फिर बोला जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो 1498 ईस्वी की बात है जब वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1498 में भारत में पहुंच गया था। और भारत में आकर सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले हमारे देश हिंदुस्तान का खोज वास्को डी गामा ने किया था। उसके बाद में भारत में समुद्री जलमार्ग का खोज भी वास्को डी गामा के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के साथ साथ एक खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। तो ये दोनों चीज याद रखना है कि बोला जाएगा एग्जाम पेपर में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो कहेंगे सर 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। अब 1930 में क्या हुआ था, तो दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी 1930 में हुआ था। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। 1935 में क्या हुआ था, तो दोस्तों 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया था। तो यहाँ पे बोला गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 23 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो इसके लिए आपको मैट्रिक एग्जाम पेपर में 4 राज्यों का नाम देखने को मिलेगा। पहला रहेगा उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, राउरकेला लौह इस्पात जो उद्योग है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। तो क्वेश्चन 24 कहता है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं हमारे द्वारा जितने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सभी का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ इन मनी टिप्स ऑफिशियली मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर टेलीग्राम पे क्विज खेल सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, या questionforexam.com पे विजिट कीजिए और वहां पे जाकर आप ऑनलाइन तैयारी आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल 25 को देखिए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित की गई है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेल वर्कशॉप जो है ये जमालपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, सिगरेट का जो कारखाना है ये मुंगेर में स्थित है। खाद का कारखाना कहाँ स्थित है, तो दोस्तों खाद का कारखाना बरौनी में स्थित है, तो वहीं पे सिगरेट का कारखाना मुंगेर में स्थित है। और रेलवे वर्कशॉप जो है ये जमालपुर में स्थित है। उसके बाद में है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मतलब ही होता है समुद्र में भूकंप आना। तो समुद्र में भूकंप आने से ऊंची ऊंची लहरें उठती है, आस पड़ोस के जितने भी मकान होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं समुद्र में भूकंप आना, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है सुखाड़ क्या है। तो दोस्तों सुखाड़ जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। कैसे जानिएगा कि यह प्राकृतिक आपदा है कि मानवकृत आपदा है, तो आसान भाषा में जानिए कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और वैसी आपदा जो मनुष्य के कारणों के द्वारा घटित होती है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये तमाम के तमाम आपदा प्राकृतिक आपदा होती हैं। दूसरा होता है रासायनिक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आतंकवाद, महामारी, ये सभी के सभी मानवजनित आपदा होते हैं। इसके बाद में बोला गया है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण जो है ये अधिक सिंचाई है। बहुत ही ज्यादा सिंचाई होने के कारण पंजाब की भूमि में निम्नकरण हो गया है। उसके बाद में बोला गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये 65% होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि डॉल्फिन एक ऐसा मछली है जो भारत का राष्ट्रीय मछली भी घोषित किया गया है और यह सबसे बुद्धिमान मछली भी होती है और यह केवल भारत में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा कि दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम हम सभी जानते हैं कि भूमि विकास बैंक है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 क्या कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। दोस्तों आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है इसे हम सभी सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं और कृषि जो क्षेत्र है ये प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि नई आर्थिक नीति में एल, पी, जी ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, जिसका पूरा नाम होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी का हिंदी अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को सभी के सभी को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत निवारण के लिए, शिकायत करने के लिए आवेदन जो शुल्क होता है ये कितना लगता है। आप सभी को मालूम होगा कि उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में बोला गया है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे रिमोट सेंसेटिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। संसाधनों की खोज करने के लिए रिमोट सेंसेटिक उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 38 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। दोस्तों भूकंप का सबसे ज्यादा जो संवेदनशील जो नगर है वो कौन सा है। तो आप सभी को मालूम होगा देहरादून है। अब देहरादून कहाँ पड़ता है तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी पड़ती है। यहाँ पे हमेशा हमेशा लगभग भूकंप का संभावना बना रहता है और भूकंप से दहशत का माहौल हमेशा बना रहता है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज कहा जाता है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज का दर्जा दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए। क्वेश्चन 40 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो वर्ष का जो समय होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 41 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो चुनाव है ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 42 को देखिए कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। दोस्तों याद रखिएगा अलगाववाद एक ऐसा ऑप्शन है जो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम माना जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि कोयला है। याद रखिएगा कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी वैसे संसाधन जिसे समाप्त होने पे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी के सभी संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद में कि भूस्खलन है। तो दोस्तों भूस्खलन जो है यह प्रकृति का आपदा है, यह आप सभी को मालूम होगा।
महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, महासागर के तली में होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 47 में पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंपीय तरंग कौन सी है? याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंपीय तरंग को हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए कि सुनामी का संबंध किससे है? आप सभी को मालूम होगा कि सुनामी जो है ये समुद्र में आता है। तो जब सुनामी समुद्र में आता है तो इसका संबंध भी किससे होगा? समुद्र से होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे इन करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।